नमस्कार, मैं रविश कुमार। सिर्फ 4 महीने बचे हैं 2021 के। उसके बाद 2022 का वह साल आएगा जिसका इंतजार 5 साल से हो रहा है। 2016 में मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। कहां तो सरकार और किसानों को 4 महीने बाद दोगुनी होने वाली आमदनी के हिसाब लगाने में व्यस्त होना चाहिए। इंडिया गेट के आसपास एक घड़ी लगी होनी चाहिए जिस पर हर दिन की कमाई का काउंटर बताया जाता हो कि आज किसानों की आमदनी इतनी हो गई है। 31 दिसंबर 2021 की रात 12 बजते ही किसानों की कमाई इतनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लेकिन इसकी जगह किसानों पर लाठियां बरसने लगती हैं। उनके सर और पांव पर पुलिस की लाठियों की गिनती होने लगती है। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आया नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद बहुत जल्द एक मजबूत काल की जरूरत है। ये हरियाणा की आवाज है, हरियाणा की मांग है। हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। हर किसान के ऊपर जो आपने लाठियां चलाई, आपने हर जो उंगली उठाई, हर लाठी का हिसाब होगा, हर लाठी का हिसाब। वो भी हो जहां से जिससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देता हूं। 9 महीने हो गए किसान आंदोलन के। प्रधानमंत्री ने उचित ही कई खिलाड़ियों से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया है, लेकिन इन 9 महीनों में किसान आंदोलन के नेताओं से बात करने का उन्हें समय नहीं मिला। जबकि प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा था कि वे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। वो बात हेडलाइन बनकर छप तो गई, लेकिन बात हुई हो इसकी कभी हेडलाइन नहीं छपी। सरकार के साथ आंदोलन की बातचीत के 11 दौर चले और आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जिसकी रिपोर्ट मार्च महीने में कोर्ट को सौंप दी गई। इस आंदोलन के चलते हुए भी उसके दौरान सरकार फैसला करती है कि लाखों टन अनाज क्षमता के गोदाम प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे दिए जाएंगे। जय जवान जय किसान के नारे पर किसानों ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बाद में इसी नारे के नाम पर वे ठगे जाते रहे, उनके सर फोड़े जाते रहे। वो भी हो जहां से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देता हूं। कहां है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूं, लिखित में बता रहा हूं। कितने लग पाता? कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, कर लो। यहाँ पे यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आया नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? करनाल के उप जिलाधिकारी आयुष सिन्हा का यह वीडियो बता रहा है कि प्रशासन की नजर में अब किसानों की क्या हैसियत रह गई है और प्रशासन कैसे काम करता है। सर फोड़ने का आदेश अगर पहले ही दे दिया जाए तो क्या पता एक दिन गोली मारने का आदेश घटना होने से पहले दे दिया जाए। हर अफसर आईएएस बनने पर जनता की सेवा की बात करता है। कई अफसर जनता बनकर जनता की सेवा करते भी हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ अफसर सर फोड़ने और थप्पड़ मारने के काम आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बयान को 10 दिन भी नहीं हुए कि पुलिस के अधिकारी अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने में लगे हैं। सत्ता में पावर की पुड़िया सबको बढ़ती है। इसके लिए अफसर चाहें तो किसी बेकसूर को आतंकवादी बनाकर वर्षों जेल में डाल दें, कुछ नहीं बिगड़ता उनका।
या किसी का सर फोड़ दें, उसके स्टेटस पर कोई आंच नहीं आती है। किसानों का सर अब एक नया टारगेट है। पहले पांव को टारगेट किया गया, जब उनके चलने के रास्तों पर कांटे और कीले गाड़ दी गईं। पिछले साल नवंबर की ठंड में पंजाब से किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ चला, तब भीषण ठंड में उन पर पानी की बौछारें की गई थी। पूरे रास्ते में सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर क्रेन की मदद से रख दिए गए। इन भारी भरकम बैरिकेड को हटाना आसान नहीं था। उसके बाद कंटेनर लगा दिए गए, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए जिनमें कूदना और निकलना मुश्किल हो जाए। इसके बाद भी किसान आगे बढ़े तो उन्हें लाठियों से घेर कर मारा गया। राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए गए। यह तस्वीर किसान आंदोलन की प्रतीक तस्वीर बन गई। किसान जब दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए तब भी उनके लिए कोई दिन आसान नहीं रहा। वे दिल्ली ना आ जाएं, इसके लिए दिल्ली की सीमा पर कटीली तारें लगा दी गईं और सड़कों पर कीले लगा दी गईं। गोदी मीडिया ने जब इन किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताना शुरू किया और किसान सफाई देने लग गए कि वे किसान हैं, उनका बेटा फौज में है, आतंकवादी नहीं है। जब भी बंगाल में चुनाव आता है, दिल्ली चलो का नारा देने वाले नेताजी का नाम लिया जाने लगता है, लेकिन जब किसान दिल्ली चलो का नारा देते हैं तो कटीली तारें बिछा दी जाती हैं। करनाल प्रशासन ने इस बात को लेकर खेद प्रकट किया है कि एसडीएम आयुष सिन्हा ने सर फोड़ने की बात कह दी। इसके पहले प्रशासन ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें किसान पुलिस पर हमला करते हुए दिखाए जा रहे हैं। किसानों को एक बात याद रखनी होगी कि हिंसा की कोई भी कार्रवाई उनके आंदोलन को नुकसान करेगी, प्रशासन को मजबूत दलीलें देगी। लेकिन क्या इसी तर्ज पर प्रशासन अपने हिंसा को याद रखता है, छिपा सकता है? डीसी निशांत यादव और एसपी गंगाराम पूनिया ने कहा कि पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए, 13 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ मिनिमम बल प्रयोग हुआ है। एसडीएम का वीडियो तो काफी पहले का है जिसमें वे सड़ फोड़ने की बात कर रहे हैं। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने एसडीएम के शब्दों पर खेद प्रकट किए हैं। प्रशासन की सफाई मामले को और उलझा रही है। सबूत बन जा रही है कि एसडीएम ने सर फोड़ने के आदेश दिए थे। जो उनका उद्देश्य था, इंटेंशन था, वो कहीं गलत नहीं थी, क्योंकि वो जो हमारा नाका था जहां पे उनकी ड्यूटी थी करनाल में, जो वेन्यू है उसके पास सिटी में रेलवे रोड पे, वो जो प्रोग्राम वेन्यू है उससे थोड़ा ही दूर था और वो हमारा आखिरी नाका था। सबसे पहला नाका तो बस्ताड़ा टोल पे हो गया, फिर नमस्ते चौक पे हो गया और तीसरा नाका ये था। तो उन्होंने फोर्स को ये बताया कि भाई जो भी लोग प्रोटेस्टर्स यहां तक पहुंच जाएंगे, इसका मतलब वो ऑलरेडी 2 नाके तोड़ के आ चुके होंगे। और चूंकि जो 2 नाके तोड़ के आ गया है, हाईवे जाम करके आया है, वो ऑलरेडी उसने लो को तोड़ दिया है और आगे प्रोग्राम चल रहा है। अगर हमारे नाके से भी वो आगे निकल गए तो वेंडलिज्म करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे वेन्यू की। इसलिए हमें की कीमत पर यहां से प्रोटेस्टर्स को बाहर नहीं, आगे नहीं जाने देना है। हमें उनको रोकना है, समझाना है, बातचीत करनी है और फिर भी कोई ना माने तो बल प्रयोग करना है, डंडे मारना। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो ब्रीफिंग थी उसका कुछ पोर्शन, कुछ उनका टेलर्ड जो वर्जन है कट करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया, जबकि जो उनकी पूरी ब्रीफिंग थी वो नहीं बताई गई। किसी विशेष नाके पर एसडीएम आयुष सिन्हा के निर्देश की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कहीं और किसानों पर लाठियां तो चली ही। दोनों ही समय में प्रशासन तो एक ही था। क्या इस तरह के निर्देश दिए जाने चाहिए थे? इसका तो वीडियो है, हमें क्या पता किस किस तरह के निर्देश दिए गए होंगे। में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए। वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोते। जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी। दुष्यंत चौटाला सरकार में होते हुए भी कह रहे हैं कि किसान भी 365 दिनों से नहीं सोए हैं। मुख्यमंत्री एमएल खट्टर के बयान से ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वे सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बल्कि वे प्रशासन के साथ खड़े हैं और सर फोड़ देने की बात को अपवाद की तरह स्वीकार कर रहे हैं। अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए।
और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी शक्ति उपयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे उनके उसमें कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। सूचना मिली है कि कल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी शाहबाद आ रहे हैं। आप सभी से विनती है कि जैसे करनाल में लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में हम दुष्यंत चौटाला को शाहबाद में घुसने नहीं देंगे। इसीलिए मेरी सभी किसान भाइयों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में त्योड़े की थे पे हम सभी इकट्ठा होंगे और दुष्यंत चौटाला का पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी के नेता और सांसद वरुण गांधी ने आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस घटना के लिए माफी की मांग की है। अफसर 1 मिनट भी नौकरी में रहने के लायक नहीं है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई है तो उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी शय से या उनके कहने से इसको कर रहा था। मैं खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, उनका आदर भी करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस महाभारत को ना छेड़ें। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, कोई पार्टी के प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के उन सेंसिटिव एरियाज में अपनी मीटिंग रख रहे हैं। जींद है, करनाल है, रोहतक है, जहां उनको पता है कि ये रिएक्शन होगा और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े, और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इमीडिएट एक्शन करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ, और किसानों से क्षमा याचना करनी चाहिए। योगेंद्र यादव ने आयुष सिन्हा को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। कल करनाल में जो एसडीएम आयुष सिन्हा, जिन्हें आयुष सरफोड़ सिन्हा कहना चाहिए, उसने जिस किस्म का बयान दिया है वो किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बयान ने न सिर्फ हरियाणा को शर्मसार किया है, मैं समझता हूँ पूरी आईएएस बिरादरी को शर्मसार किया है। यूपीएससी जिसने उसका सिलेक्शन किया उसको शर्मसार किया है, पूरे इस देश पे धब्बा लगाया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है। ये सरकारी तालिबानी है, इनकी पोस्टिंग यहां नहीं, हरियाणा में नहीं, इनकी पोस्टिंग नक्सल के क्षेत्र में होनी चाहिए इनकी वहां पे। सरकार और गोदी मीडिया हर दिन किसान आंदोलन की ताकत को खारिज कर देता है। यही कि कुछ लोगों का आंदोलन है ये बताता है, लेकिन यह आंदोलन 9 महीनों से वजूद में है और चल रहा है। करनाल की घटना ने किसानों को और भी निडर बना दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज भी कहा कि किसानों को भ्रम हो गया है। एक सिंपल सवाल है, अगर 9 महीने भ्रम के आधार पर किसान आंदोलन कर सकते हैं तो सरकार 9 महीनों में किसानों के भ्रम क्यों नहीं दूर कर सकी? इस बात पर कम से कम गोदी मीडिया का विज्ञापन तो बंद ही कर देना चाहिए कि वह ना तो किसानों को आतंकवादी साबित कर सका, ना ही उनके भ्रम को दूर कर सका। एक सवाल और है, आखिर किसान करने वाली सरकारें अब किसानों के इस सबसे बड़े आंदोलन की परवाह क्यों नहीं करती हैं? इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, किसानों के बीच है। अगर आप खुद को धोखे में नहीं रखना चाहते तो 2013-14 की खबरों को खोजकर पढ़िए। किसान नेताओं को भी अपने पुराने बयान देखने चाहिए। जब पश्चिम यूपी में किसानों के मुद्दे पर होने वाली महापंचायतों की जगह धर्म के मसले पर महापंचायतें होने लगी थी, इन मंचों पर सांप्रदायिक नारे लगाने वाले नेता आने लगे और चुनाव जीतने लगे। किसान भी ऐसे ही नारे लगाने लगे। सितंबर 2013 की महापंचायत के बाद पश्चिम यूपी में दंगे भड़क गए और 60 से अधिक लोग मारे गए। किसान अपनी पहचान छोड़कर सांप्रदायिकता की पहचान में रम गए। उनके युवाओं को लगा कि एक नई ताकत मिली है जिसके दम पर किसी सब्जी बेचने वाले को मार सकते हैं, उसका ठेला पलट सकते हैं। इसी ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन था दिसंबर 2018 का बुलंदशहर कांड।
अफवाह के सहारे नौजवान हिंसक हो उठे और पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को घेर कर मार दिया गया। आज तक इस मामले में किसी को सजा नहीं मिली है। सांप्रदायिकता ने किसान नाम की ताकत और पहचान को खत्म कर दिया। यह भी बड़ी बात है कि जब किसान आंदोलन जोर पकड़ा तो सबसे पहले ध्यान किसानों का ही गया कि वे क्यों कमजोर हुए हैं। इस साल हुए किसान महापंचायतों में सांप्रदायिकता को लेकर प्रायश्चित किया जाने लगा। डरपोक और कमजोर विपक्ष कभी सामने से जनता को नहीं कह सका कि सांप्रदायिकता आपके बच्चों को गुंडा और दंगाई बना रही है, लेकिन किसान आंदोलन इस गलती पर माफी मांगने लगा। अब तो खुल के है। इस साल फरवरी में मथुरा की महापंचायत में जयंत चौधरी ने कहा कि अगर एकता नहीं बनी तो जाति और धर्म में बटे किसानों की महापंचायतों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। किसान हिंदू और सिख के विभाजन का खेल समझ गए। पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कहे जाने का विरोध करने लगे। राकेश टिकैत ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई का नारा लगाया। सिसौली महापंचायत में नरेश टिकैत ने 2013 के दंगों के लिए माफी मांगी। क्या किसान आंदोलन के कारण गांव देहातों में जाति और हिंदू मुस्लिम डिबेट पीछे चला जाएगा? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसका जवाब किसान आंदोलन को भी देना है। किसान आंदोलन ने 9 महीने की यात्रा में कई मुश्किलों का सामना किया। हाल के दौर में जब हर आंदोलन टूट गया, बंट गया और खत्म हो गया, किसानों का आंदोलन टिक गया। यह सामान्य घटना नहीं है। बेरोजगार युवाओं की तरह नहीं कि ट्विटर पर ट्रेंड कराया और गायब हो गए। वैसे पुलिस की लाठी के शिकार आए दिन बेरोजगार युवा भी होते ही रहते हैं। उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। आज करनाल में किसानों की पिटाई के बाद वहां की अनाज मंडी में महापंचायत बुलाई गई। 5 सितंबर को लेकर महापंचायतें फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। फिर से इन महापंचायतों में महिलाएं पहुंचने लगी हैं। 2019 में 969 महिला किसानों ने आत्महत्या की है। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई और डीएमके की सांसद डॉक्टर टी सुमति ने संसद में सवाल पूछा कि महिला किसानों को कर्ज से बाहर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो बजट सत्र में सरकार ने जवाब दिया कि खेती राज्य का विषय है। जब जवाब टालना होता है तो खेती राज्य का विषय हो जाता है। जब कानून बनाना होता है तो राज्यों से पूछा नहीं जाता। पिछले 9 महीनों में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल और अब तमिलनाडु विधानसभा ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। करनाल की महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह ने एक किसान की मौत पर आरोप लगाया कि शहीद किसान को पुलिस की लाठी से चोट आई, उसके बाद दिल का दौरा पड़ा। परिवार का भी यही कहना है। प्रशासन का कहना है कि जिस किसान की मौत हुई है उन्हें लाठी की चोट नहीं लगी। 9 महीनों के आंदोलन में किसान नेताओं पर सैकड़ों की संख्या में मुकदमे हो चुके हैं। आंदोलनकारी किसानों की एक वेबसाइट के अनुसार इस आंदोलन में भाग लेने वाले 560 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। यह मामूली शहादत नहीं है। भाई हरियाणा के अंदर परसों के कांड से पहले 37,600 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 136 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हजारों लोगों के सिर पड़ चुके हैं। और परसों बहुत सी एफआईआर परसों दर्ज हुई है। 3000 से ज्यादा लोगों पे परसों पर्चे दर्ज हो गए हैं और शायद 93 जगह पे जाम था और शायद सभी जगह पे पर्चे दर्ज हुए हैं। क्या हम ऐसे ही लाठियां खाते रहे या एक बार में यार पार कर बैठ दे? और जिन लोगों ने सिरों में लठ मारे हैं और जिन लोगों ने सिर में लठ मारने का ऑर्डर दिया है और जिससे हमारे किसान की हत्या भी हो गई है, किसान शहीद भी हो गया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए हमने क्या करना है, एक, और दूसरा इस आंदोलन में हमने अगला कदम क्या लेना है, दो। हम 9 महीने से बैठे हैं और 9 महीने से हम पिट रहे हैं, हम लटका रहे हैं, बस और हमारे में खाने की गुंजाइश नहीं है। किसानों को किसान होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और वे करते हुए नजर आ रहे हैं।
एक व्हाट्सएप मैसेज से नेहरू को मुसलमान बनाने और हिंदू मुस्लिम करने की चपेट से निकलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सांप्रदायिक होकर आप नागरिक नहीं हो सकते हैं, किसी का मोहरा या प्यादा जरूर हो सकते हैं। 2022 का साल किसानों की आमदनी के दुगना होने का साल है। सरकार के पास यह बताने के लिए कोई नया डेटा नहीं है कि किसानों की आमदनी इस वक्त कितनी है और 2022 में कितनी होने वाली है, ताकि उसी हिसाब से गांव-गांव में लोग जश्न की तैयारी शुरू कर सकें। इसके लिए अप्रैल 2016 में मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कमेटी, DFIC। इस कमेटी ने 14 खंडों की रिपोर्ट जारी की है। कोई नया सर्वे नहीं है, इसलिए 2011-12 के नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के आधार पर किसानों की आय का अनुमान निकाला गया है। इसी जुलाई महीने में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा है कि कोई ताजा आंकड़े नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ही कितने बयान मिल जाएंगे जिसमें वे डेटा के आधार पर सरकार चलाने की बात करते हैं, लेकिन किसानों की आय का कोई ताजा आंकड़ा नहीं है। 20 जुलाई को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में जवाब दिया है कि 2015-16 की कीमतों के आधार पर किसान परिवार की सालाना आमदनी 96,703 रुपए है। इसमें खेती के अलावा व्यापार यानी एक महीने की औसत कमाई हुई 8,000 रुपए। इस 8,000 रुपए में खेती के अलावा डेयरी, व्यापार और अन्य गतिविधियों से होने वाली कमाई भी शामिल है। 2021 की महंगाई को जोड़ लीजिए तो 8,000 महीने की कमाई और भी कम हो जाएगी। लोकसभा में जब कांग्रेस सांसद और सीपीएम सांसदों ने पूछा कि 2016 के बाद से किसानों की आय कितनी बढ़ी है, तो कृषि मंत्री का जवाब है कि किसानों की सालाना आय के बारे में कोई ताजे आंकड़े नहीं है। मार्च 2020 में यह भी सवाल पूछा गया कि कितने किसान कर्ज में डूबे हैं, तो इसके भी ताजे आंकड़े नहीं हैं। 2013 के साल के नेशनल सैंपल सर्वे के आधार पर बताया गया, उस साल के सर्वे के हिसाब से 52% से अधिक किसान कर्ज में डूबे हैं। यानी सरकार के पास कोई नया आंकड़ा नहीं है कि कितने किसान कर्ज में डूबे हैं और कितने बाहर आए हैं। अभी हाल में ही पार्लियामेंट में बताया गया कि किसानों के ऊपर तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा खड़ा है और ये 31 मार्च तक की फिगर्स पेश की गई हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये कर्जा जो है ओवर द ईयर्स हम देखते जा रहे हैं, ये बिल्डअप होता जाता है, क्योंकि किसानों को जो उसका एक जो न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए या जो उनका अधिकारित जो प्राइस है फसलों का, वो जब दाम डिलीवर नहीं होता है तो किसान के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। तो कर्जे पे कर्जा और एक सोर्स से कर्जा लेता है किसान की, दूसरे सोर्स की जो कर्जा है उसको राइट ऑफ कर पाए। ये इसी प्रोसेस में आज तक हमने देखा है कि किसान कर्जे में ही पिसता गया है। और इसका एक उदाहरण बड़ा स्पष्ट है और बड़ा अभी देखें टॉपिकल है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा किसानों ने नासिक में और भी महाराष्ट्र में कई स्थानों पर किसानों ने टमाटर जो है वो सड़कों पर फेंके हैं। जब हम ये टमाटर का जो सिनारियो है कई देखते हैं रिपीटेडली जो हमारे सामने आता है, तो हम उसको डिसमिस कर देते हैं ये कह के कि ये सप्लाई डिमांड का खेल है, सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से, इसलिए कोई और चारा नहीं था। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो किसान परिवार 3-4 महीने इतनी मेहनत करता है टमाटर उगाने में, अच्छी रिकॉर्ड पैदावार करता है, और जब सब उसकी एक्सपेक्टेशन के बराबर हो रहा होता है और जब वो मार्केट में जाता है जहां करके प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं, तो इमेजिन करें, हम कभी सोचें कि उस किसान परिवार का जो लाइवलीहुड है उस पर कैसी चोट पहुंचती होगी। ऐसी सिचुएशन में किसान क्या कर सकता है? वो एक कर्जा लेगा, कर्जे से कर्जा, जैसा मैंने पहले कहा कि वो प्रोसेस चलता आया है। आज जरूरत यह है कि किसान को कर्जे से कैसे निकाला जाए। किसान को कर्जा नहीं चाहिए, किसान को राइटफुल इनकम चाहिए, उसका जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। और जिस दिन किसान को एक उसका जो अधिकार है बाय वे ऑफ राइटफुल प्राइस जब उसको मिल जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये किसान कर्जे से बाहर निकल आ पाएगा। किसानों का काफी कुछ दांव पर है। आर्थिक तरक्की के सारे दावे विज्ञापन में ही अच्छे लग रहे हैं। जिन अखबारों में पत्रकारिता का सत्यानाश हो चुका है, उन अखबारों में खबरों के रूप में विज्ञापन ही बचे हुए हैं।
लेकिन हकीकत में 80 करोड़ लोग मोदी झोला लेने के लिए लाइन में लगे हैं, मुफ्त अनाज के लिए। गरीबों का भला करने वाली इस योजना की जरूरत ही नहीं होती अगर गरीबी दूर करने की योजनाएं अपना काम करती। हमें यह मान लेना चाहिए कि हिंदी प्रदेश के युवाओं और रिटायर्ड लोगों को सांप्रदायिकता में सुख मिलता है। उनके लिए सांप्रदायिकता अपराध नहीं है, संस्कार है। उनके इस मानसिक और बौद्धिक सुख को आप आर्थिक दुख या सुख से नहीं बदल सकते। यकीन ना हो तो रिटायर्ड अंकिलों और बेरोजगार युवाओं के व्हाट्सएप चेक कर लीजिए और ब्रेक ले लीजिए। विकलांग को दिव्यांग कह देने से जरूरी नहीं कि अतिरिक्त संवेदनशीलता आ ही जाए, वरना राज्य के विकलांग कल्याण मंत्री से छात्रों की मुलाकात के बाद पुलिस उन्हें धरने से उठाकर नहीं ले जाती। वाराणसी के हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 9वीं से 12वीं की पढ़ाई खत्म कर दी गई है। इसके खिलाफ छात्र, नेत्रहीन छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अनुशासनहीनता का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कहीं ऐसा सुना है कि क्लास के 2 बच्चों ने अनुशासनहीनता की तो क्लास की पढ़ाई बंद हो गई? अजय सिंह की रिपोर्ट देखिए। 24 दिन से धरने पर बैठे इन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के भीतर एक उम्मीद जगी थी। पहले उनकी मुलाकात मंत्री से कराई गई और फिर विकलांग कल्याण अधिकारी भी उनसे मिलने पहुंचे। माननीय मंत्री जी से छात्रों की बात हुई थी, 4 इनके प्रतिनिधि वहाँ पे गए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई जो आपके जो भी शिकायतें हैं कक्षा 9 से 12 जैसे बंद करने का, तो उसके संबंध में जितने भी बिंदु हैं इन्होंने लिखित रूप से दिया है। उस पर वो विद्यालय प्रबंधन के साथ वार्ता करके उसका एक हल जो है शासन के भी अधिकारियों से वार्ता करेंगे कि मतलब इसका क्या नियम सम्मत हल हो सकता है और उस हल को इनको सूचित कर दिया जाए कि जो भी हल निकलेगा। इस भरोसे के बाद लड़के सड़क छोड़कर किनारे धरना करने को तैयार हो गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले पुलिस ने जबरन उन्हें धरना स्थल से हटा दिया। मैंने उनको कहा था कि हम कल सुबह तक रोड खाली कर देंगे। आज रात में ये हमारे बच्चों को 2:30 बजे उठा के मारते पीटते अपहरण करके जाने कहाँ ले गए। हमारा धरना इन्होंने खत्म कर दिया। आजाद भारत में हमारे साथ ये अन्याय क्यों? पूरा मामला दृष्टिबाधित बच्चों के उस आंदोलन से है जिसमें वो पिछले 24 दिनों से दुर्गाकुंड इलाके में स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक की ट्रस्ट द्वारा बंद कर दी गई क्लास को पुनः संचालित कराने को लेकर है। इनका जो धरना प्रदर्शन था वो सार्वजनिक मार्ग पे था और जब इनका वहाँ से सार्वजनिक स्थान से धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया तब भी ये रास्ते पर ही थे, जो कि रास्ता सार्वजनिक था और इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सुरक्षित इनके घर को वापस लिया। दरअसल 1972 से ये आवासीय स्कूल 12वीं तक के छात्र के लिए चल रहा है। यहाँ से पढ़कर दृष्टिबाधित छात्र कई अच्छे संस्थानों और नौकरियों में जाते रहे हैं, मगर पिछले साल स्कूल प्रशासन ने ऊपर की कक्षाएं बंद करने का ऐलान कर दिया। छात्रों का कहना है कि इसके पीछे ट्रस्ट के अपने कारोबारी स्वार्थ हैं, वो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमें धरना इसलिए देना पड़ रहा है कि हमारा ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय जो कि 50 वर्ष पूरे करने वाला है, जिसे कि इसके संस्थापकों ने और पोद्दार जी भाई के विचार से ये बना था और जमीन दाता ने भी इसी पवित्र उद्देश्य के लिए जमीन दी थी कि ये दृष्टिबाधितों का विद्यालय चलेगा, लेकिन यहाँ पर इसे व्यापारिक हित साधने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से और इसका आकार छोटा कर दिया गया और इसी पूरी तरीके से बंद करने की साजिश चल रही है। क्या कहना है इन लोगों का कि क्यों नहीं चला पा रहे? इनका कहना है कि हमारे पास वित्तीय अभाव है जिसके वजह से हम 9 से 12 तक नहीं चला पा रहे हैं। दृष्टिबाधित बच्चे कक्षा 9 से 12 तक के क्लास को खत्म करने के पीछे ट्रस्ट के निजी हित की बात भले ही कर रहा हो, लेकिन ट्रस्ट कहता है कि बड़े बच्चे अनुशासनहीन हो गए थे और उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए विद्यालयों को बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। जबकि ट्रस्ट का तर्क हैरान करने वाला है। वह साधनों की कमी के अलावा
बच्चों की अनुशासनहीनता का हवाला दे रहा है। लोगों ने जून 2020 में कुछ कक्षाओं को बंद करने का निश्चय किया था कि हम लोग पहले 13 कक्षाएं चलाते थे। जून 2020 में हमने 4 कक्षाओं को बंद करके 9 कक्षाओं को चलाने का निश्चय किया। उसके पीछे बड़े बच्चों की अनुशासनहीनता जो लगातार 8-9 सालों से चल रही थी, इसके अलावे खर्चे बढ़ रहे थे, हमारे पास में कोई आय का रिकरिंग सोर्स नहीं था, तो धन का अभाव, और धन का अभाव भी अनुशासनहीनता से जुड़ा हुआ है। बच्चे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी गए। शासन प्रशासन इसका हवाला देकर बचता रहा, लेकिन बच्चों की मांग और ट्रस्ट के जवाब में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि देश के कई बड़े विद्यालयों में अनुशासनहीनता होती रही है, लेकिन इसको लेकर कहीं क्लास खत्म नहीं की गई। अब इसका जवाब कैसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।